नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, जिसके तहत हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। इसमें एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज जो हमें सेकंड लेक्चर ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप जो पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो हम आगे पढ़ा रहे हैं वो आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है लिख रहती है। और ये चैप्टर जो है वो तो आपका इतिहास का, हिस्ट्री का चैप्टर है। तो विशेष रूप से आप जो है जो पहला लेक्चर है उसको विशेष रूप से देखिएगा, उसके बाद में इस लेक्चर को देखिएगा। तो आज जो हम कंटेंट पढ़ेंगे, इसके अंदर दो कंसेप्ट दे रखे हैं। ये दे रखा है जनपद और दूसरा कंसेप्ट दे रखा है महाजनपद। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जनपद होते क्या थे और जनपद से महाजनपद कैसे बने। तो देखते हैं पुराने समय में जो कुल था या वंश था, उसका क्या था, एक नियमित भूभाग से वो जुड़े हुए थे। मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर कुछ लोग शासन कर रहे थे, उनको साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जनपद। मतलब प्रत्येक कुल या वंश का एक नियमित भूभाग से जुड़ाव, और जिसे हम कहीं ना कहीं जनपद कहते थे। और जो जो क्षेत्र जनपद था, वहां पर कहीं ना कहीं एक राजा या जो शासक जो है शासन करता था। मतलब मान के चलिए आपको कोई एक ऐसा भूभाग है, ठीक है, ये भूभाग है, यहाँ पर जो शासक या राजा था, शासक या राजा, इसको हम कहीं ना कहीं जनपद के रूप में जानते थे उस समय, ठीक है। साधारण शब्दों में कहें तो इसकी ये हम बात करें, क्योंकि संस्कृत में जनपद का जो अर्थ निकलता है, संस्कृत के जो शब्द है जनपद, उसके लिए क्या अर्थ निकलता है, मतलब जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लोग निवास करें। मतलब क्या हो गया, जहाँ पर किसी लोगों का निवास हो, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जनपद कहा है। और उन लोगों पर कहीं ना कहीं किसी राजा के द्वारा या शासक के द्वारा शासन चलाया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं हम क्या माना है, आपका जनपद माना है। तो ये नॉर्मल सी जनपद के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको साधारण ये रखना है, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग रह रहे हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं शासक या राजा के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, उस जो क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं हम जनपद के रूप में जानते हैं। ये आपको थोड़ी सी नॉर्मल सी परिभाषा आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, मैंने आपकी परिभाषा लिख भी रखी है। जनपद शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, जहाँ, मतलब जन या लोगों ने अपने पद रखे हो, मतलब लोगों के द्वारा किसी क्षेत्र में रहा गया हो, कहीं ना कहीं पद रखे हो या पग रखे हो। मतलब क्या बोल रहा है, द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। मतलब कोई भी स्थान जहाँ पर लोग रह रहे हों, उसको कहीं ना कहीं नॉर्मल से उन्होंने जनपद कहा है, ठीक है ना। और विकास देखते हैं कैसा इसका विकास हुआ। वैदिक कालीन जन को उन्होंने कहा कबीले के रूप में भी देखा है। जन जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बस गए तो ये क्या हो गए, जनपद कहलाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल के अंदर जब एक कबीला या कुछ लोग थे जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जाकर बस गए, तो कहीं ना कहीं उसको इन्होंने जनपद का नाम दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा काम समय था, वैदिक कालीन समय था, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ। जैसे व्यापारिक मार्ग हुए, व्यापार हुआ, वाणिज्य तंत्र विकसित हुए, तो विभिन्न जनपदों को क्या हुआ, आपस में जोड़ने लगे। मतलब मान के चलिए आप प्रेजेंट टाइम का मान के चलिए, एक छोटा सा जिला है, जिले को मान के चलिए, तो जिला एक जिले से दूसरे जिला कब जुड़ेगा, जब कहीं ना कहीं आर्थिक या वाणिज्य व्यापारिक गतिविधियां होगी, तो लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे। तो उसी प्रकार से उस समय भी क्या हो गए थे, जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग हो गए, वाणिज्य तंत्र विकसित हुआ, तो विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के मार्ग भी थे। और वैसे वैसे क्या हुए, ये जो जनपद थे ये कहीं ना कहीं विकसित होने लगे। और 7वीं या 8वीं शताब्दी की बात है कि जब ये सारे जो जनपद थे धीरे धीरे मिलकर कहीं ना कहीं एक बड़ी इकाई के रूप में स्थापित हुए। जितने भी जनपद थे, छोटे छोटे जनपद थे, मान के एक जनपद यहाँ पे है, एक जनपद यहाँ पर है, एक जनपद यहाँ पर है, एक जनपद यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे कहीं जनपद मिलके कहीं ना कहीं एक बड़ी इकाई के रूप में स्थापित हुए। उन्हीं को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं,
महाजनपद कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। लमसम ये बात है 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। उसमें क्या होता है, कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर एक विशाल राज्य की इकाई में परिवर्तित हो गए, जिनको हम कहीं ना कहीं महाजनपद कहते हैं। ठीक है ना। ये आपको पूछ सकता है कि महाजनपद कैसे आए। तो जनपद का ही जो अगला रूप है, बड़ा विशाल रूप है, जनपद का विशाल रूप है महाजनपद। ये ध्यान रखना है आपको, जनपद का ही विशाल रूप। विशाल रूप मतलब क्या है, बहुत सारे जनपद मिलकर कहीं ना कहीं एक महाजनपद बने। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे हम आगे, और आपको ध्यान भी रखना है। अब देखते हैं कि महाजनपद बन गए। अब ये महाजनपदों की हम देखते हैं, सूची भी देखते हैं कि महाजनपद थे कितने। तो सामान्य रूप से हम 16 जो है महाजनपदों की चर्चा करते हैं, जिनका हम इतिहास में विशेष रूप से उल्लेख भी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 16 महाजनपदों के नाम विशेष रूप से हमारे सामने है, और उसमें इसका विस्तार देखते हैं कि महाजनपदों का जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था। तो यदि उत्तर पश्चिम में आप देखें, गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक, और मध्य भारत में अस्मक मतलब गोदावरी नदी के जो क्षेत्र था वहां तक कहीं ना कहीं ये महाजनपद जो है, इनके क्षेत्र, इन महाजनपदों का कहीं ना कहीं विस्तार था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि महाजनपदों का विस्तार कहाँ था। तो महाजनपदों का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर, गांधार वर्तमान में कहाँ है, गांधार पाकिस्तान में, वहां से लेकर पूर्व में अंग बिहार में, और मध्य भारत में बात करें, दक्षिण भारत मध्य भारत में, तो जहाँ पे गोदावरी नदी प्रभावित होती है वहाँ पे अस्मक नाम का जो महाजनपद था, वहां तक कहीं ना कहीं इन महाजनपदों का विस्तार था। आपको ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है कि पश्चिम में कहाँ तक था, पूर्व में कहाँ तक था, या दक्षिण में कहाँ तक था। तो तीनों चीज़ों को आपको थोड़ा एक दिमाग में मैप के हिसाब से भी थोड़ा सेट करना है, और ये क्षेत्र कहाँ पे थे इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, थोड़ा नोट्स पढ़ते हैं हम जो बनाया है। महाजनपद, इनका निर्माण लमसम 7वीं से 8वीं शताब्दी BC व्यापार और शक्ति विस्तार के कारण छोटे जनपद मिलकर एक विशाल राज्य की इकाई में बदल गए, जिनको हमने क्या कहा, महाजनपद कहा। क्या बोल रहे हैं देखिए, व्यापार और शक्ति विस्तार के कारण छोटे महाजनपद, कौन से महाजनपद, छोटे महाजनपद मिलकर एक विशाल राज्य की इकाई के रूप में बदल गए, जिनको हमने कहीं ना कहीं महाजनपद के रूप में जाना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद थे, इनकी संख्या हमें क्या जानकारी मिलती है कि इनकी संख्या कितनी थी, 16 थी या कैसे थी, इसकी जानकारी हमें विशेष रूप से कहाँ से मिलती है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये आपके 16 महाजनपद थे, इनका हमें जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ था, एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और वैसे ही एक जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो 16 महाजनपद थे, उनका बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और उसी प्रकार से एक जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। उसमें कहीं ना कहीं 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है कि भाई उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उस चीज़ की हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। अब देखा हमने कि इसका जो भौगोलिक विस्तार था महाजनपद का भौगोलिक विस्तार कहाँ था, इसका देखते हैं। उत्तर पश्चिम में जो बेसिकली गांधार पाकिस्तान में है, वहाँ से लेकर पूर्व में अंग बिहार तक, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जो है अस्मक गोदावरी नदी तक इसका कहीं ना कहीं विस्तार था। ये आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि आपसे पूछ भी लिया एग्जाम में कि भाई जो महाजनपद थे उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आपका उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक, और दक्षिण में अस्मक जो आपका गोदावरी है, पूर्व में अंग तक, और दक्षिण में जो है अस्मक गोदावरी का क्षेत्र है, वहां तक कहीं ना कहीं महाजनपद का विस्तार था। आपको थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखना है। इससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमने शामिल भी किया है। ऊपर एक इमेज शामिल की, इसको देखते हैं। एक तो आपको ना वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ये आपको ध्यान रखना है, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी कि वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। इसी प्रकार से एक और फैक्ट ऐड कर रखा हमने, परिखा या खाई क्या होती है, तो किलेबंद या शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिससे पानी भरा हो। प्राचीन समय में क्या होता था, जितने भी किले थे उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो किलों के चारों ओर इस प्रकार की खाई बना के रखते थे, जिसके अंदर जल रखते थे, ताकि कोई बाहर से आक्रमणकारी आक्रमण करे
तो कहीं ना कहीं उस किले को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं परिखा या खाई जो है किलों के चारों ओर प्राचीन समय में बनाई जाती थी, ताकि कहीं ना कहीं इनमें सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाई जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्राचीन समय में जो भी दुर्ग थे, और उन आप देखोगे प्राचीन जो दुर्ग थे ना, उनको आप देखोगे कि वो दुर्ग भी कितने विशाल थे, उनके दरवाजे देखोगे तो बहुत विशाल थे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि प्राचीन समय में जो आपके जितने महाजनपद थे, उन महाजनपदों में कुछ महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे विशेष रूप से। उनके बारे में पढ़ते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी जाता है कि कौन से जो है आपके महाजनपद थे जो विशेष रूप से शक्तिशाली थे। तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें भी देखें जो है मगध, कौशल, वत्स, अवंती, इनका विशेष रूप से हम उल्लेख पढ़ते हैं। ये जो है सर्वाधिक 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें से ये थे। मगध आपका बिहार हो गया, कौशल, वत्स, अवंती, अवंती आपका जो मध्य भारत मध्य प्रदेश के लमसम हो गया, ये जो क्षेत्र है वो हो गया वत्स, और आपका कौशल जो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के बॉर्डर के साइड का जो एरिया है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट का जो यूपी का एरिया है वहाँ पर इसका विस्तार है। तो कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो महाजनपद था, एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं थे, एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था, उसका नाम था अस्मक। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर कोई महाजनपद नहीं थे उसमें से यदि कोई एक महाजनपद आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, तो क्योंकि दक्षिण भारत में कोई था ही नहीं, तो अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको विशेष रूप से फोकस करनी है, ध्यान रखना है। अब आप देखते हो कि हम आपको जो ये 16 महाजनपद थे उनसे संबंधित चीज़ ध्यान रखनी। ये जो मैंने आपको इंडेक्स बना रखा है, ये जो सारणी बना रखी है, ये सारणी बेहद उपयोगी है। आप मान के चलिए इस सारणी में से 100% आपका क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देने को मिलेगा। पहला तो आपको जो 16 महाजनपद उनका नाम ध्यान रखना है, फिर उनकी राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी, उन राजधानी को ध्यान रखना है, और वर्तमान में उनको क्या कहते हैं, और वो किस लिए विशेष रूप से फेमस थी। ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। पहले तो मैं आपको इसको जो है इसकी जो है जो 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और वर्तमान स्थिति क्या है, और वो विशेष रूप से क्यों याद किए जाते हैं उस पर देखते हैं। तो पहला महाजनपद पढ़ते हैं, वो है आपका मगध। मगध जो पहला महाजनपद है, ये आपका कहीं ना कहीं वर्तमान का आपका जो पटना है, वर्तमान का जो पटना है उसके पास का क्षेत्र था, और इसका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। तो कहीं ना कहीं राजगृह या बाद में इसको पाटलिपुत्र कहते थे। तो मतलब जो प्रेजेंट का बिहार है उसका जो उस समय मुख्य क्षेत्र था उसको कहीं उसको मगध कहते थे, और मगध का जो उस समय का कैपिटल था वो राजगृह था, उसको बाद में पाटलिपुत्र कहते थे। और पाटलिपुत्र का वर्तमान का नाम क्या है, पटना है। वर्तमान में क्या नाम है इसका, पटना है। तो कुल मिला के आपको पहले लगना है मगध। मगध की राजधानी थी राजगृह या पाटलिपुत्र, और वर्तमान में उसको हम कहते हैं आपका पटना, और ये सबसे शक्तिशाली था। और साथ में ही यहाँ पर विशेष रूप से खदानों में लोहे की खदान का एक केंद्र था, लोहे की खदानों का ये केंद्र था। तो हमने फैक्ट ध्यान रख लिया है, मगध, राजगृह उसकी राजधानी, और वर्तमान का बिहार, और सबसे शक्तिशाली था, और वहाँ पर विशेष रूप से लोहे की खाने का प्रमुख केंद्र था। उसी प्रकार से देखते हैं कौशल, इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और वो भी क्या है आपका वर्तमान का जो बिहार का एरिया है, वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश, वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश, वर्तमान का तो या हमको उसको कह सकते हैं अयोध्या का क्षेत्र है, वहाँ पर था। और यहाँ पर प्रेस जनित यहाँ का राजा था। ये भी पूछते हैं बहुत एग्जाम में कि प्रेस जनित राजा कहाँ का था, तो आपका कौशल जो राज्य था वहाँ का था, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और वर्तमान में जो आप देखते हो पूर्वी बिहार और पूर्वी आपका यूपी, और उसको हम कह सकते हैं अयोध्या, जहाँ भी श्री राम जी का मंदिर है बनाया, भव्य मंदिर बनाया, वो जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं कौशल, उस क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं जानते हैं। अब अगला जो है हम देखते हैं वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो कौसंबी है, वत्स की
राजधानी, ठीक है ना। और वर्तमान में जो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज है, वो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पुराने समय में वत्स कहलाता था। उस क्षेत्र को उस आसपास का क्षेत्र को वत्स कहते थे। कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। और प्रेजेंट में जो प्रयागराज या इलाहाबाद का क्षेत्र है, और ये कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से एक समृद्ध केंद्र था। अगला जो है हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं आपका अवंती। अवंती पढ़ रहे हैं। अवंती का जो कैपिटल था वो उज्जैनी था। और वो वर्तमान में देश जो है मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे था। प्रेजेंट का जो आपका मध्य प्रदेश मालवा है। और प्रेजेंट प्राचीन समय में इसको कहीं ना कहीं हम अवंती कहते थे। उसकी में उसकी राजधानी थी उज्जैनी। और ये जो है कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना है, ये अवंती और मगध के मध्य हमेशा प्रतिद्वंद या संघर्ष होता था। हमेशा संघर्ष होता था किसके मध्य? मगध और अवंती के मध्य। फिर देखते हैं गांधार। गांधार की जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी। और जो प्रेजेंट में रावलपिंडी पाकिस्तान है वहाँ पे थी। और ये शिक्षा का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मेन आप देखते हो गांधार में जो है तक्षशिला जो उसकी राजधानी थी। तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। और तक्षशिला क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो है कहाँ पे था आपका? पाकिस्तान के अंदर था। और इसकी जो कैपिटल थी गांधार की वो तक्षशिला थी। अगला देखते हैं वज्जी। वज्जी है, उसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। और वर्तमान का जो बिहार है वो कहीं ना कहीं उस समय उस वज्जी जो है वहाँ पर है। और विश्व का प्रथम गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ पर शासन चलाया जाता था। लोगों के द्वारा शासक को कहीं ना कहीं चुना जाता था। राजा को कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुना जाता था। तो पहला जो गणतंत्र व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आपकी वज्जी में स्थापित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि महाजनपदों में कौन सा ऐसा जनपद था जहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी। तो आपकी वज्जी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। वहाँ पर जो है पहली बार जो है गणतंत्र की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अगला देखते हैं अंग। अंग की जो है उसकी राजधानी चंपा थी। और वो कहीं ना कहीं भागलपुर बिहार वहाँ का क्षेत्र था और व्यापारिक बंदरगाह था। अंग की राजधानी चंपा थी और वर्तमान का बिहार का भागलपुर और मुंगेर जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपका अंग का क्षेत्र था। और देखते हैं अस्मक। अस्मक जो है कहीं ना कहीं उसमें उसकी जो कैपिटल थी वो कहीं ना कहीं पोटली थी। और वर्तमान में जो आपका गोदावरी क्षेत्र है, गोदावरी नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में थे। और उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो उसमें शामिल होता है। और दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था, कौन सा? अस्मक। तो ये हमने कहीं ना कहीं 16 में से 8 मुख्य महाजनपदों के बारे में चर्चा की है। बाकी जो इसका जो महाजनपद है उसकी जो हम कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज के माध्यम से हमने इसमें इमेज भी डाली है, फोटो भी डाला है, उस फोटो पर भी चर्चा करेंगे। बाकी जो अन्य महाजनपद है उसमें काशी, मल, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, ये अन्य जो महाजनपद है। मुख्यतः हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर ली 8 महाजनपद के बारे में, जिनकी राजधानी क्या थी, वर्तमान में उनका क्या नाम है और किस लिए फेमस थे। और जो अन्य 8 है उनकी हमने अपने संक्षेप में इनका नीचे उल्लेख किया, काशी, मल, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज। ठीक है, इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले एक राइट साइड में मैंने एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट जो है इसमें कंटेंट ऐड किया, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेष के रूप से बने, यह लाखों वर्षों से मिट्टी या शेल की परतों या समुद्र के नीचे दबे हुए थे, जहां गर्मी और अवदाब ने उन्हें धीरे धीरे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया, जिसको कहीं ना कहीं हम जीवाश्म के रूप में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जीवाश्म होता क्या है। तो ये मतलब बहुत साल, हजारों साल, लाखों साल पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे कहीं ना कहीं परतों के रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए थे। और आज वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनको कहीं ना कहीं हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इसमें जो आपको मैंने बताया ना मैप है, मैप का भी बारे में चर्चा करेंगे। देखो ये देखिए मैप दे रखा है मैंने आपको, पूरा अच्छे से समझा भी रखा है। मैप के अंदर देखिएगा ये सारा, ये देखिए आपकी अंग, मगध, वैशाली, मल, कौशाम्बी, वत्स, कौशल, पांचाल,
मथुरा, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ, अवंती, उज्जैनी, अस्मक। और ये देखिए मैंने कहा था ना आपको कि गांधार जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। गांधार पाकिस्तान के अंदर है और ये उसकी कैपिटल है। गांधार की कैपिटल क्या है, तक्षशिला है। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों का जो है 16 महाजनपदों का मानचित्र में उल्लेख मिलता है। इस मानचित्र को आप अच्छे से देखिएगा और जो कंटेंट बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा लोकेशन ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर है और उसकी राजधानी क्या क्या है। ठीक है ना। राजधानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कुल 16 महाजनपद हैं। ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है कि उनकी कैपिटल क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। 16 महाजनपदों का मैंने आपको बहुत अच्छा जो है मैप दे रखा है। इस मैप को आपको राजधानियों के साथ में उनकी नाम याद करने हैं। अच्छे से आप याद कर पाओगे, अच्छे से मैप को देखिएगा तो आपको अच्छे से इनके बारे में भली भांति समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। आगे कंसेप्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है वो थी और फिर बाद में कैसे बेसिकली राजतंत्र बनाम गणतंत्र स्थापित हुआ। कहाँ पर गणतंत्र था और कहाँ राजतंत्र था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा केंद्र था जहाँ राजतंत्र था और कौन सा ऐसा केंद्र था जहाँ पर आपका गणतंत्र था। देखते हैं। महाजनपदों को प्रमुख 2 प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी। जो महाजनपद थे इनमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली जो है चलती थी वहाँ पर। ठीक है ना। 2 प्रकार की क्या चलती थी, शासन प्रणाली चलती थी। तो पहला देखते हैं कि जो वहाँ पर जो आपका मुख्य रूप से चर्चा करते हैं उसमें है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कहाँ पर जो है इस टाइप की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलती थी तो उसमें आपको मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये जो 4 क्षेत्र थे, 4 राज्य थे, महाजनपद थे, इनमें विशेष रूप से जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इन पर मुख्यतः इनका जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से ही चलता था। तो मगध, वत्स, कौशल, अवंती इन चारों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान है, परीक्षा में पूछ जाता है कि ऐसे कौन से महाजनपद थे जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विशेष रूप से चलती थी। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, इसको आपको ध्यान है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, राजा जो होता था वही सर्वोच्च होता था और ये पद कैसा था, ये पद तो आपका वंशानुगत था। मतलब एक राजा बना, उसका जो बड़ा बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। तो सर्वोच्च पद भी तो राजा का था और जो अगला राजा बनेगा वो उस बेटे उसका ही बेटा बनेगा। मतलब कुल मिला के वंशानुगत जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है राजतंत्र प्रणाली में इस प्रकार का तंत्र स्थापित था यहाँ पे। ठीक है ना। और प्रशासन, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री और वरिष्ठ जनों की जो क्या थी, एक सभा होती थी। ये भी थोड़ा आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि वहाँ पर बेसिकली क्या सभा थी, क्या समिति थी, इसमें भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछता है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राजा होता था इसको सलाह देने के लिए एक वरिष्ठ जनों की, मंत्रियों की एक क्या होती थी, एक ग्रुप था। इसको कहीं ना कहीं हम सभा के रूप में जानते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी प्रकार देखते हैं राजा का काम क्या था। राजा बेसिकली क्या काम करता था, तो राजा बेसिकली देखते हैं कि कहीं ना कहीं कर संग्रह करना, विधि व्यवस्था करना, दुर्ग निर्माण, युद्ध आदि इस प्रकार की गतिविधियों में कहीं ना कहीं वह इन्वॉल्व था। तो मतलब कहीं ना कहीं राजा का काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना हो जाएगा, न्याय व्यवस्था स्थापित करना, किले दुर्ग बनाना और युद्ध की स्थिति में कहीं ना कहीं जो उसका साम्राज्य था उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना। तो ये चीज़ें कहीं थी। तो इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम कि बेसिकली जो आपका प्रत्येक जनपद था उसमें क्या होती थी, एक सभा समिति होती थी, सभा होती थी। उसी को कहीं ना कहीं परिषद के रूप में भी देखते थे और जिसे हमने आगे सभा समिति के रूप में जानते हैं। और इस परिषद में बेसिकली जो जिस क्षेत्र की वो सभा या समिति थी उससे संबंधित जो है कार्यों से संबंधित विचार विमर्श होते थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब था जो सभा, ये जो है सर्वप्रथम जो है इसका उल्लेख हमें वेदों से मिलता है। ये आपसे पूछेगा कि ये सब तो सभा था और समिति थी, इनका उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, तो इनका सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राचीन जो ग्रंथ थे ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन
ग्रंथों में सभा समिति का ध्यान रखिए, सभा प्लस समिति, इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी थी। और इसमें क्या होता था, बेसिकली सभाओं के अधिकांश जो सदस्य होते थे, जितनी भी सभाएं होती थी बड़ी बड़ी, उनमें जो अधिकांश सदस्य होते थे वह वहाँ के उस क्षेत्र के वरिष्ठ जो सदस्य होते थे, वरिष्ठ जन होते थे, उनको कहीं ना कहीं उनमें शामिल किया जाता था। ठीक है ना, उनको उनमें शामिल किया जाता था। और साथ में ये ध्यान रखना है कि अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत क्या करते थे, महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार और परिष्कार किया था। और कुछ महाजनपदों ने क्या होता था, राजतंत्र व्यवस्था थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, मगध, वज्जी, कौशल, अवंती। ठीक है ना, वज्जी, मगध, कौशल, अवंती, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और इसमें क्या होता था, कहीं ना कहीं जो है राजा ही सर्वोच्च होता था, और मंत्री और जो वरिष्ठ जन होते थे उनकी कहीं ना कहीं सभा या समिति का समर्थन जो है कहीं ना कहीं राजा को प्राप्त होता था। राजा का जो पद था, मैंने बताया आपको, वंशानुगत होता था। राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था। और बेसिकली उनका जो काम था, राजा का काम बेसिकली टैक्स कलेक्ट करना, शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था स्थापित करना, राजधानी में सुदृढ़ दुर्ग बनाना या परिखाएं बनाना, या राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य बल की व्यवस्था करना, इस टाइम के जो काम थे वो राजा के कार्य थे। और बेसिकली इस पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। और साथ में जो मैंने बताया, जो वर्तमान में आपका बिहार का एरिया है, उसमें कहीं ना कहीं मगध का क्षेत्र, कौशल हो गया, वर्तमान का जो बिहार उत्तर प्रदेश का पास का एरिया हो गया, और अवंती जो मध्य प्रदेश का जो एरिया हो गया। और साथ में ये जो महाजनपद थे, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। मैंने आप चर्चा की ना, मगध प्लस कौशल, अवंती, ये सबसे शक्तिशाली जो आपके महाजनपद थे। तो ये तो कहीं ना कहीं आपने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से देखते हैं हम, जो अगला जो है गणतंत्र प्रणाली, जो रिपब्लिक जो है सिस्टम, वो कहाँ पे था। तो दो ऐसे क्षेत्र से, जो वज्जी और मल, दो ऐसे क्षेत्र थे या महाजनपद थे जहाँ पर कहीं ना कहीं गणतंत्र व्यवस्था थी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पे थी, वज्जी और मल। वज्जी और मल में क्या थी, गणतंत्र व्यवस्था थी। और इसमें क्या होता था, जो आपके यहाँ पर जो महाजनपदों में सभा या समिति होते थे, वहाँ वो जो है यहाँ पर शक्तिशाली थे। कहाँ पर, वज्जी और मल के अंदर। और इन्हीं के द्वारा जो विचार विमर्श होते थे, वही कहीं ना कहीं जो है मुख्य निर्णय की भागीदार, मतलब मुख्य निर्णय करता थे। और यहाँ पे जो निर्णय होता था कहीं ना कहीं जो है मतदान के द्वारा होता था। और महाजनपद ही कहीं ना कहीं राजा का चयन करता था। महाजनपद के अंदर क्या होता था, बेसिकली सभा समिति के द्वारा राजा का चयन किया जाता था। ये ध्यान रखना है, वज्जी और मल के अंदर, ये जो आपके वज्जी थे और मल थे, यहाँ पर जो राजा का चयन होता था वो कहीं ना कहीं सभा समिति के द्वारा किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने जो पहले पढ़ा तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था, पर यहाँ पर गणतंत्र शासन था। गणतंत्र में कहीं ना कहीं जो सभा या समिति थी वही कहीं ना कहीं राजा का चयन करती थी। तो ये इस टाइप का जो सिस्टम था, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। और इसी का जो हमें उल्लेख मिलता है कि हमारे यहाँ भारत के अंदर पहली जो गणतंत्र व्यवस्था थी, ये यहाँ पर ही स्थापित हुई थी। तो उसको हम प्रारंभिक गणराज्य भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान नहीं है। तो इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं नोट्स के हिसाब से। देखिए, उदाहरण जो है, प्रारंभिक गणराज्य जो है वज्जी और मल में स्थापित थे। और विशेषता क्या थी, यहाँ राजा का चयन जो चुनाव सभा या समिति द्वारा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में हमने पढ़ा था, जहाँ राजतंत्र में था, वहाँ सभा और समिति ओनली राजा को सलाह देती थी, पर यहाँ पर राजा का चयन ही कौन करती थी, सभा और समिति करती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर राजा का चयन सभा समिति के द्वारा किया जाता था, और निर्णय सामूहिक रूप से मतदान के द्वारा लिया जाता था। जितने भी डिसीजन होते थे वो कहीं ना कहीं सामूहिक चर्चा के द्वारा और मतदान के द्वारा होता था। और प्रारंभिक गणराज्य थे वज्जी और मल, जो थे आपके प्रारंभिक गणराज्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। और शक्ति का केंद्र कहीं ना कहीं, जब डिसीजन जो है सभा समिति ले रही है, तो शक्ति के केंद्र भी कहीं ना कहीं सभा ही समिति होते थे। और कभी कभी यदि राजा अयोग्य होता था तो कहीं ना कहीं उसे उसके पद से भी हटा सकते थे। तो कुल मिला के मुख्य जो सत्ता का केंद्र था, पावरफुल लोग थे, वो सभा समिति के थे। उन्हीं के द्वारा जो है सारा जो सिस्टम था, गणतंत्रात्मक सिस्टम था, वो स्थापित था। कुल मिला के राजा को शक्ति देने का काम भी राजा सभा समिति के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सभा समिति के द्वारा ही
इन राजाओं का चयन किया जाता था। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इससे संबंधित कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देते थे। तो क्या पूछा है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया है, तो इसमें क्या होता था कि बुद्ध और महावीर किस प्रकार की शासन प्रणाली से संबंधित थे, तो उत्तर बोलते हैं गणतंत्रात्मक। तो मतलब जो आपके भगवान बुद्ध और जो जैन थे, उनका जो सिस्टम था शासन प्रणाली का, वो किस टाइप का था, तो उनका जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का सिस्टम था, उससे इनका संबंध था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि नवीन जो है प्रयोग, मतलब लोहे तकनीक का और मुद्रा का उपयोग हुआ। क्योंकि आप देखते हो कि जब पहला जो आपका नगरीकरण सभ्यता आया था, नगरीकरण कह सकते हैं, तो उस समय हमने बेसिकली तांबे और कांसे का उपयोग किया था। उस समय हमने तांबे और कांसे का उपयोग किया था। किस समय? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। आपको ध्यान होगा जब हड़प्पा सभ्यता पड़ी थी, उसमें हमने कहीं ना कहीं तांबे और कांसे का उपयोग किया था, ठीक है ना। तो नगरीकरण की तकनीक जो है, नगरीकरण तभी संभव होगा जहां पर तकनीक हो। तकनीक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर नगरीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है तांबे और कांसे की कला में दक्ष थे, इन धातुओं का उपयोग करने में दक्ष थे। और अब देखते हैं द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया जब हुई, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग किया जाने लगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो द्वितीय नगरीकरण था उसमें विशेष रूप से लोहे का उपयोग किया जाने लगा, और जितने भी उपकरण थे, औजार थे, उसमें कहीं ना कहीं लोहे का प्रयोग बड़ी मात्रा में किए जाने लगा। और हम देखते हैं कि भारत में जो प्रथम बार जो सिक्कों का प्रयोग हुआ, वो कहीं ना कहीं एक नवाचार था, और व्यापार के विस्तार में भी कहीं ना कहीं मुद्रा और सिक्कों की आवश्यकता का जन्म लिया। क्योंकि व्यापार और कहीं भी आप व्यापार कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सिक्कों की मुद्रा, सिक्कों की हेल्प से, मुद्रा की हेल्प से आप व्यापार में आपको क्या मिलेगी? सहूलियत मिलेगी। तो इसलिए शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों तक और विदेशों में भी कहीं ना कहीं इनके माध्यम से व्यापार किया जाता था। और भारत में शुरू में देखें तो भारत में सबसे पहले जो सिक्के थे वो चांदी के बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले जो सिक्के थे वो किसके बने थे? चांदी के सिक्के बने थे। क्योंकि जो चांदी के सिक्के थे ना, वो बहुत नरम होते थे, उनको बनाना बहुत ईजी होता था, और उनको कहीं ना कहीं आहत सिक्के भी कहते थे। आहत सिक्के का मतलब ये है कि उस पर पंच करके उन सिक्कों का बनाना, उन सिक्कों को कहीं ना कहीं आहत सिक्के भी कहे जाते थे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बाद में धीरे धीरे देखोगे तांबा है, सोना है, इनके भी कहीं ना कहीं धातुओं के सिक्के बनने लगे। पर शुरू शुरू में जो है कहीं ना कहीं आपके सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पे थोड़ा आपको फोकस भी करना है। और मुद्रा भी जारी हुई थी धीरे धीरे। जब मुद्रा भी जारी हुई, महाजनपदों में जब व्यापार होता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी अपनी स्वयं की मुद्रा भी थी, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये व्यापार भी करते थे। तो देखते हैं, नोट्स के माध्यम से थोड़ा चर्चा करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी या नवीन प्रयोग, लोहे तकनीका और मुद्रा। द्वितीय नगरीकरण का आधार दो मुख्य तकनीक पर में जो है मेन था। एक तो था लोह तकनीक। द्वितीय नगरीकरण का आधार क्या था? एक तो था लोह तकनीक का उपयोग हुआ कहीं ना कहीं, और दूसरा क्या हुआ? मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो पहला देखते हैं लोह तकनीक। कृषि में उपयोग, लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि अधिशेष पैदा हुआ, और यह अधिशेष नगरों के भरण पोषण के लिए अनिवार्य हो गया। कहीं ना कहीं लोहे के औजार बनने से कहीं ना कहीं कृषि में क्या है? सुविधा हुई। कृषि जो है उसमें वृद्धि भी हुई, और उसके कारण क्या हुआ? जो उत्पादन था वो कहीं ना कहीं शहरों में जाने लगा। और सैन्य शक्ति भी क्या हुई? लोहे के हथियार से तलवार, भाले, ढाल कांसे की तुलना में अधिक मजबूत और सस्ते हुए। धीरे धीरे क्या हुआ? लोहे के उपयोग से कहीं ना कहीं जो है बहुत से औजार बनने लगे, उससे सैन्य बल भी जो है मजबूत हुआ। और जंगल की सफाई, लोहे की कुल्हाड़ी से गंगा के मैदान, जंगलों को साफ और बस्तियां स्थापित किए जाने लगा। तो कहीं ना कहीं लोहे के उपयोग से, लोहे की तकनीक, लोहे की उपयोग करके कहीं ना कहीं जो है महाजनपद थे उनका कहीं ना कहीं विकास हुआ। उसी प्रकार देखते हैं मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का जो प्रचलन हुआ उसमें हमने देखा आहत सिक्के, पंचमार्क। मतलब पंचमार्क में देखिए, ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, एक फोटो दे रखा है मैंने आपको राइट साइड में। ये पंचमार्क सिक्के बन रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? एक हथौड़े से पंच मार रहा है, और एक छाप टाइप की उस सिक्के पे लग रही है। तो उस टाइप के जो सिक्के थे वो पंचमार्क के सिक्के थे। तो क्या बोल रहा है? आहत सिक्के, यह भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग था। कौन से? आहत सिक्के। धातु मुख्यतः चांदी से बने थे, बाद में तांबे से भी ये सिक्के बने थे। तकनीक क्या था? धातु के टुकड़ों पर विशेष रूप से प्रतीक किसके? मछली के, पेड़ के, सांड, हाथी, अर्चन आदि के
जो है हाथ कर बनाए गए थे। मतलब जो सिक्के थे ना उन पे कहीं ना कहीं इस टाइप के जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलते थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भाई जो सिक्के थे उन पे किसी न किसी प्रकार के तो कोई सिंबल होंगे, तो विशेष रूप से इनके सिंबल थे पेड़, मछली, सांड, हाथी, इस प्रकार के। इसका महत्व क्या था? इससे वस्तु विनिमय में क्या हो गया, इजी हो गया, व्यापार जो है उसमें सहूलियत होने लगी।